सो हेलो एवरीवन। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो, जिसमें हम जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 11th एंट्रेंस मैथमेटिक्स PYQ 2024 सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है HCF ऑफ टू नंबर्स इज़ 145 एंड देयर LCM इज़ 2175। इफ़ वन नंबर इज़ 725 देन द अदर नंबर इज़। कह रहा है दो नंबर का LCM और HCF दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, उसमें से पूछा है दूसरा नंबर। तो याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन इस तरह से करते हैं कि LCM इंटू HCF उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो LCM अगर हम देखें तो इसका है 2175, HCF अगर देखें तो है 145। अब प्रोडक्ट दो नंबर का क्या होगा, उनमें से एक नंबर है 725 और दूसरा नंबर फॉर एग्जांपल x मान लिया। तो अब 725 इधर मल्टीप्लाई में, उधर नीचे डिवाइड में आएगा उसके साथ। 2175 इंटू 145 अपॉन 725 इज इक्वल्स टू x। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मैं इसको 25 से डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट देखें और इधर देखें लास्ट की 2 डिजिट। 25 से जब मैं डिवाइड करूंगा इसको तो ये 25 टू ज़ा 22 बचे, 225 हो गया, ये 9 बार जाएगा इसमें। और इधर मैं डिवाइड करूँगा तो 25 8 ज़ा 200, 17 बचे, 25 7 जा 87 बचा। 29 से मैं डिवाइड करूँगा इसको तो 3 बार डिवाइड हो जाएगा। और मल्टीप्लाई जब मैं करूँगा 145 में इसका, तो इसका आंसर होगा 435। फर्स्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। If 10 of 3x square plus 8x plus k be the reciprocal of the another, then the value of k। k की वैल्यू पूछिए। अगर 10 दूसरे का रेसिप्रोकल है तो हम इसमें एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। 10 फॉर एग्जांपल मान लीजिए x है, तो दूसरा 0 क्या कह रहा है 1/x है, मतलब उसका रेसिप्रोकल है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें, प्रोडक्ट क्या होता है जीरोस का, प्रोडक्ट जीरोस का होता है C/A। और C यहाँ पर कितना है, C अगर मैं देखूँ C यहाँ पर है k और a है 3। तो x इंटू एक्स, ये तो 1 हो गया, x इंटू 1/x। c है मेरा k और a है 3 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो k इज इक्वल्स टू, आंसर इसका आएगा 3। तो हम 3 टिक कर देंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कह रहा है कि, और एक बात याद रखिएगा, जिस तरह से प्रोडक्ट इसका C/A होता है, ऐसे अगर हम सम निकालेंगे जीरोस का x प्लस 1/x, तो वो माइनस का B/A होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² माइनस 2x प्लस 2 इज 3 देन द वैल्यू ऑफ k। जीरोस के सम का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर हम जीरोस का सम लिखें तो जीरोस का सम कितना है, 3 है। तो जीरोस का सम इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का B/A। तो माइनस b है माइनस का 2, ये देखिए b, और a होगा k। माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये प्लस हो गया, k मेरा इस तरफ चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो k की वैल्यू होगी 2/3। तो 2/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन px प्लस 3y इज इक्वल टू 3 12x प्लस py इज इक्वल टू 6 हैज़ नो सॉल्यूशन। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आपको कैसे करना है मैं रिविज़न करा देता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो इक्वेशन होगी, ये सॉल्यूशन होगा, या तो वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन इस पर आता है, इसलिए मैं रिवीजन करा देता हूँ। अब कंसिस्टेंट में 2 केसेस बन सकते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, कंसिस्टेंट में इंटरसेक्टिंग लाइंस आ सकती हैं, या आ सकती है कोइंसिडेंट लाइंस, और इनकंसिस्टेंट में आ सकता है पैरेलल लाइंस।
तो अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करें तो पैरेलल लाइंस क्या होता है, ये एक लाइन जा रही है, ये एक लाइन जा रही है, और सॉल्यूशन का मतलब ये है कि कितने पॉइंट पर उसने टच किया है, मतलब अगर टच करेगी लाइन, इंटरसेक्ट करेगी तभी सॉल्यूशन होगा, वरना नहीं। तो अब ये टच ही नहीं कर रही, तो इस केस में नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर मैं कोइंसिडेंट लाइंस देखूं, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब है कि एक लाइन हर पॉइंट पर टच कर रही है, ये लाइन है, इसके ऊपर एक और लाइन है, ये लाइन मैंने डाली, इसके ऊपर एक और लाइन डाल दी, तो ये हर पॉइंट पर टच कर रही है, इसलिए इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर मैं ये वाला केस देखूँ तीसरा, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मतलब एक बार इंटरसेक्ट करेंगी, ये कर दिया मैंने, तो ये यूनिक सॉल्यूशन, एक पॉइंट पर ही टच कर रही है ना, इसलिए ये यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। ये तो हमको पता चल गया, लेकिन हम लाइंस के टर्म्स में कैसे देखेंगे, हमको देखकर कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमको ऐसे पता चलेगा कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये मैंने बनाया इनफाइनाइट, ये नो सॉल्यूशन। लाइन जो होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होता है, ये कंडीशन दे रखी होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये मैंने उसकी जनरल इक्वेशन लिख दी। अब x के साथ जो होता है वो a होता है, y के साथ जो होता है b होता है, और c होता है जो कांस्टेंट होता है, ना x के साथ ना y के साथ। तो हमको इक्वेशन दे रखी होगी, हमसे पूछेगा कि आप बताइए कि सॉल्यूशन, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, ये भी पूछ सकता है कि कंसिस्टेंट बताइए इसमें से क्या होगा, इनकंसिस्टेंट क्या होगा, ये भी पूछ सकता है इंटरसेक्टिंग लाइंस बताइए कौन सी होगी, पैरेलल लाइंस कौन सी होगी, या ये भी बोल सकता है कि यूनिक सॉल्यूशन है तो बताओ इसकी वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू बताओ, बी की या के की, कोई भी दे देगा वेरिएबल। इनफाइनाइट सॉल्यूशन देकर पूछ सकता है, नो सॉल्यूशन देकर पूछ सकता है। तो हमको जब इक्वेशन दी होगी तो कैसे पता चलेगा, तो याद रखिएगा जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में होता है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। और अगर नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन के केस में होना है, नो सॉल्यूशन का केस होगा पैरेलल लाइंस वाला, तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ये होगा। अब a2 कहाँ से आ गया, लाइंस, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना, तो दो लाइंस होंगी, जैसे मैंने ये एक लिख रखी है ना, अब एक और लाइन बना सकते हैं हम यहाँ पर। तो अगर एक और लाइन बनाऊंगा, ये a1, ये b1, ये c1, ऐसी a2x प्लस b2y प्लस c2, क्योंकि दो इक्वेशन होंगी ना इस वजह से। तो हम वापस आते हैं पीछे की तरफ, क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कह रहा है वैल्यू बतानी है पी की अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन उसने बोल दिया है, हमको वैल्यू बतानी है पी की। तो नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, नो सॉल्यूशन का केस होता है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अगर मैं कंडीशन रखूं, उसने पूछी है पी की वैल्यू, तो a1 क्या होगा, ये एक इक्वेशन है ना, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन ये है। तो a1 b1 c1 इसके अंदर मिलेगा, a2 b2 c2 इस वाली इक्वेशन के अंदर मिलेगा। तो हम अगर इसको देखें तो उसने कहा है कि नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन के केस में कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए इसमें से वैल्यू रखेंगे उठाकर। तो a1 कितना होगा मेरा, x के साथ जो है वो a है, तो a1 पहली इक्वेशन है, तो a1 अपॉन में b1 a1 अपॉन a2 है 12 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 होगा 3 और b2 ये रहा, तो b1 लिखा मैंने 3 और b2 p है। इससे ही मेरा काम हो जाएगा, मुझको c1 वाला कॉन्सेप्ट लेने की पार्ट लेने की इसको ज़रूरत नहीं है। और उसने वैसे भी p की वैल्यू पूछी है, ये नहीं पूछा कि p की वैल्यू किसके बराबर नहीं होगी। कभी भी हमको वैल्यू निकालनी होगी तो दो चीज़ें एक साथ लेंगे, चाहे तो ये ले लें और या फिर ये ले लें। जब वो पूछेगा कौन सी वैल्यू नहीं होगी इनमें से, तो ये वाला पार्ट लेंगे, और जब पूछेगा कौन सी वैल्यू होगी तो ये पार्ट लेंगे। अब मैं सॉल्व करना अगर शुरू करूँ तो p तो मेरा इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई 12 इधर आ जाएगा, फिर
12 इंटू 3 कितना हुआ 36, आपको पता चल चुका होगा आंसर इसका ±6 आएगा। तो मैं इसको टिक कर देते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है पेयर ऑफ इक्वेशन x + y = 1 एंड x - y = -5 हैव। तो कभी भी ऐसा हो तो आप सबसे पहले a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 चेक करेंगे, क्योंकि अगर इक्वल होगा तो फिर हम इनफाइनाइट और पैरेलल वाले केस की तरफ चले जाएंगे। अगर a1/a2 = b1/b2 होगा तो इसलिए हमेशा नॉट इक्वल वाला चेक करते हैं, यूनिक सॉल्यूशन वाला। तो हम चेक करेंगे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब वन सॉल्यूशन है। तो मैं a1 रखूँगा। a1 इस वाली इक्वेशन में होगा ना, a1 x के साथ है 1, a2 कितना होगा, ये भी 1 इज़ नॉट इक्वल टू b1 कितना होगा, b1 होगा 1/b2 कितना होगा -1। इधर देखिए y के साथ, और ये है इसमें a1 b1 और इसमें है ये b2 -1 है। ये क्या है, -1। अब मैं देखूँ 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, बिल्कुल बात सही है। 1 -1 के बराबर नहीं होता ना, इसलिए इसका आंसर, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दोनों बराबर नहीं है ना, ये दिख गया दोनों बराबर नहीं है, 1 -1 के बराबर नहीं है, तो इसका वन सॉल्यूशन होगा। क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया था ना वन सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन के लिए। इनफाइनाइट के लिए क्या कंडीशन है, पैरेलल के लिए कंडीशन है। तो हम इस तरह से इस कंडीशन को अप्लाई कर अपना आंसर निकाल सकते हैं। हमेशा इसी तरह से करना है क्वेश्चन। कह रहा है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 3x - 4 = 0। हमको बताना है डिस्क्रिमिनेंट। हम निकालते हैं इस तरह से कि 20, मैं दिखाता हूँ पहले आपको, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, मैं लिखूँ ax² + bx + c, ये इक्वेशन लिख दी मैंने। अगर आपके रूट्स कभी भी पूछेगा तो आप श्रीधराचार्य लगाकर सीधे डायरेक्टली रूट्स निकाल सकते हैं। x = -b ± रूट के अंदर b² -4ac अपॉन में 2a। तो रूट्स आपके निकल आएंगे ये इक्वेशन लगाकर, ये फार्मूला लगाकर। लेकिन याद रखिएगा इसमें जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला b² -4ac, इसी चीज़ को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। और इससे ही रूट्स का नेचर डिफाइन होता है कि रूट्स किस तरह के होंगे। मतलब इसका ये हुआ कि ये वाला पोर्शन है ना b² -4ac, इससे डिफाइन, ये डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इससे ही हमको रूट्स का नेचर पता चलेगा। अगर b² -4ac 0 से छोटा है तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे इसके, नो सॉल्यूशन तो नहीं, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपके लिए नो सॉल्यूशन ही इसका आंसर कर देंगे आप। कॉम्प्लेक्स रूट्स क्लास 11th में आप पढ़ेंगे। और b² -4ac अगर 0 के बराबर है तो रियल एंड इक्वल, मतलब जो रूट्स आएंगे वो सेम होंगे। अगर 2 आएगा तो दूसरा भी 2, 3 आएगा एक दूसरे का भी 3 आएगा। और अगर मैं तीसरी कंडीशन देखूँ b² -4ac ग्रेटर देन 0, तो ये होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। वहाँ इक्वल रूट्स थे, यहाँ डिस्टिंक्ट थे। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि रूट्स अलग अलग होंगे, उसके सेम नहीं हो सकते। तो उसने आपसे b² -4ac पता करवाया है, डिस्क्रिमिनेंट पूछा है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट हम सीधे फार्मूला पुट करके चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट b², ये इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो b हमेशा x के साथ होता है, a होता है x² के साथ, और ये कांस्टेंट होता है। तो b² -4ac कितना होगा, तो b² की मैं वैल्यू रखूँगा तो 3 का स्क्वायर 9 -4, a की वैल्यू होगी 1 और c की वैल्यू होगी -4। मैं चेक करूँगा तो 9, ये माइनस प्लस हुआ, 4 4 = 16। इन दोनों को जब ऐड करूँगा मैं तो मेरा आंसर 25 आएगा। इसका आंसर 25 होगा। ये मिसप्रिंट है तो ये 25 कर लीजिएगा यहाँ, 25, ये 25 इसका आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू पूछिए अगर रूट्स इक्वल हैं, मतलब यहाँ पर उसने आपको नेचर बता रखा है सीधे सीधे। तो आप जब नेचर उसने बता दिया, नेचर में है कि इक्वल रूट्स हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है, उसने कहा है कि इक्वल रूट्स हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेंट से उसने बताया इक्वल रूट्स हैं, तो हमको उससे तो पता चलता है ना नेचर। तो हम देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac रियल एंड इक्वल रूट्स वाली कंडीशन तो यही थी ना, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ये रियल रूट्स तो हैं पर डिस्टिंक्ट हैं, तो ये वाली कंडीशन को अप्लाई नहीं करना ना इसको। इसमें उसने बता रखा है ये है कंडीशन इक्वल रूट्स के लिए, तो हम करेंगे इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है जनरल, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 के ही बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर जनरल इक्वेशन दी है ना उसने ये। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और उसने वैल्यू पूछी है सी की, तो सी की वैल्यू पूछी है ना, तो मैं लिखता हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरे पोर्शन को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाता हूँ, माइनस का है माइनस 4ac है तो प्लस में चला जाएगा, सी को इधर ही रखता हूँ, 4a को इधर इस तरफ लाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो बी स्क्वायर अपॉन का 4a इज इक्वल टू सी। तो इसका आंसर होगा बी स्क्वायर अपॉन का 4a, बी स्क्वायर अपॉन में 4a, ये इसका आंसर है। देख रहे हैं सीधे सीधे क्वेश्चन उठकर आए हैं उसी कॉन्सेप्ट से, तो ये बहुत आता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 8वां, कह रहा है इफ़ 3x प्लस के कॉमा x प्लस 19 एंड 2x प्लस 1 आर एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी देन द वैल्यू ऑफ x। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे रखे हों ए पी के, और आपसे कोई भी वैल्यू पूछी हो, तो आपको कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट लगाना है। उसमें होता ये है कि हमको डिफरेंस इक्वल करना है, क्योंकि ए पी का डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है। तो मैं अगर एक चीज़ दिखाऊं आपको, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दिस इक्वेशन माइनस दिस, डिफरेंस भी तो ऐसे होता है ना, दिस टर्म ये इस वाले टर्म में से ये माइनस करूँगा, बराबर किसके होगा, इस वाले टर्म में से ये माइनस करूँगा, मतलब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो इसी तरह से हम करेंगे x प्लस 19 माइनस 3x प्लस के, क्योंकि हमको कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस मेरा इसी तरह से निकालते हैं, अगले टर्म में से पिछले वाले को माइनस करके, किसके बराबर होगा ये 2x प्लस 1 माइनस x प्लस 19। कॉमन डिफरेंस हमको बराबर करना होगा, तभी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं जो उसने पूछा है। तो x प्लस का 19 माइनस का 3x, और ये प्लस का ये माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है ना अंदर, तो माइनस का k इज इक्वल टू 2x प्लस का 1 माइनस का x माइनस का 19। अब मैं माइनस अगर करूं तो x और ये माइनस का 3x, तो माइनस का 2x प्लस का 19 माइनस का k इज इक्वल टू 2x माइनस x प्लस का 1 माइनस का 19, तो माइनस का 18। x को मैं इस तरफ ले, x को उसने पूछा है, x की वैल्यू पूछी है ना, आर एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी देन द वैल्यू ऑफ x 3x। ठीक है, मैं देखता हूँ, ये x को मैं इस तरफ लेकर आऊँगा तो 2x और इधर x आ जाएगा, तो माइनस का 3x, k को उस तरफ ले जाऊँगा तो माइनस का 18, और ये 19 प्लस का उधर माइनस में पहुँच जाएगा, तो 18 36 और 1 37, तो माइनस का 37 प्लस का k। ठीक है, मुझसे x की वैल्यू पूछनी है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 37 प्लस का k अपॉन 3। इसमें 100% एरर है कुछ ना कुछ क्वेश्चन में, क्योंकि आंसर में दे नहीं रखा, तो पता नहीं शायद मिसप्रिंट हो गई है कुछ ना कुछ चीज़ें। तो लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसी तरह से हमको करना है इसका, इस तरह का क्वेश्चन। आगे देखते हैं, देखें आगे भी सेम क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा इसमें x वगैरह नहीं दे रखा, k भी नहीं है, सिंपल है, और उसने आपसे a प्लस बी की वैल्यू पूछी है। उसने कहा है कि तीनों ए पी में है, कभी भी वो कहे ना 3 टर्म ए पी में 5 टर्म ए पी में, तो कॉमन डिफरेंस ही हमको हमेशा लेना है। तो कॉमन डिफरेंस जब मैं लूँगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a माइनस 18 इज इक्वल टू बी माइनस a इज इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का b। कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना, मैं कॉमन डिफरेंस लिख रहा हूँ, मुझको a और b वाली चीज़ें लेनी है, तो मैं लिखूँगा a माइनस का 18, ये कॉमन डिफरेंस तो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा। अब मैं इस वाले को ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने b माइनस ए लिया तो 2a हो जाएगा,
प्लस होकर, तो मुझे वो नहीं लेना, तो मैं लूँगा माइनस का 3 और माइनस मैंने इसको किया। अब उसने आपसे a प्लस बी पूछा है तो b को इस तरफ ले जाऊँगा, माइनस से प्लस होगा और ये माइनस का 18 इस तरफ आ जाएगा। जो मुझे चाहिए वो लेफ्ट हैंड में और बाकी सबको राइट हैंड में। तो a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 18, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो प्लस का 15 आएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको 15 टिक कर लेंगे प्लस का। इस तरह से जल्दी से क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इफ़ पी a/3, 4 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स q -6, 5 एंड r -2, 3 देन द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू पूछिए और उसने यहाँ कंडीशन एक दे रखी है आपको, मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट? इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब पी वाला पॉइंट। याद रखिएगा कभी भी मिड पॉइंट बोले या कहे कि इसके बीच में है, तो जो लेफ्ट हैंड का एक्सट्रीम पॉइंट है और राइट हैंड का एक्सट्रीम जो पॉइंट है उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच का आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपसे पूछे कि 15 और 5 के बीच का पॉइंट बताइए, मिड पॉइंट बताइए, तो आप दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए। 5 + 15 20 हुआ, अपॉन 2 करेंगे 10 हो गया। तो 5 और 15 के बीच में 10 है। इसी तरीके से 20 और 30 के बीच में मैं देखूं तो 20 और 30 के बीच में अगर मैं देखूंगा तो 20 + 30 अपॉन 2 मतलब 50/2 25। तो इन दोनों के बीच में 25 होगा ना, बिल्कुल मिड पॉइंट में। तो हमेशा याद रखिए कि मिड पॉइंट जब भी निकालेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट को जोड़कर अपॉन 2 कर देंगे। तो आपसे a की वैल्यू पूछिए और a अगर आप गौर करें तो इस तरफ देखिए, ये x वाला पॉइंट है, x कोऑर्डिनेट है, तो हम x कोऑर्डिनेट को ही रखेंगे। कैसे रखेंगे? -6 प्लस का -2, -6 प्लस -2, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो a/3 आ जाएगा। वही तो मैंने आपको बताया कि जब भी हमको मिड पॉइंट निकालना और ये मिड पॉइंट है तो ये कैसे आया होगा, इसको और इसको जोड़कर अपॉन 2 करके आया होगा ना। जैसे मैंने आपको ये समझाया, ये 20 और 30 वाला एग्जांपल लेकर, 5 और 15 वाला एग्जांपल देकर। तो हम अब इसको करेंगे -6 प्लस माइनस, तो -6 -2 -8 -8/2 इज इक्वल टू a/3। इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला पोर्शन कितना होगा, -4 इज इक्वल टू a/3 का इसमें मल्टीप्लाई, तो -4 × 3 कितना होगा, -12। इसका आंसर होगा -12। इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इफ़ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2a देन इट्स एल्टीट्यूड विल बी। इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, तो याद रखिएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है सारी साइड्स जिसकी बराबर हैं। तो कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपसे एरिया पूछे, √3/4 a² का मतलब साइड है, ये क्या है, साइड स्क्वायर हो जाएगा। अब उसने एल्टीट्यूड कह दिया, तो एल्टीट्यूड इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है √3/2, मतलब एरिया में /4 होता है, इसमें 2 होता है, और साइड स्क्वायर की जगह इसमें सिर्फ साइड लिख देते हैं हम। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। √3/2, साइड की वैल्यू कितनी है, साइड है मेरा 2a, इससे ये कैंसिल हुआ, √3 × a√3, तो a√3 या 3√a, ये बात सेम है, तो इसका आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, कह रहा है इफ़ sec θ + tan θ + 1 इज इक्वल टू 0 देन sec θ - tan θ इज़। कभी भी आपसे ये पूछें तो याद रखिएगा हमको सबसे पहले वैल्यू sec θ + tan θ की निकालनी होगी। कितनी है, -1। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी आपको sec θ + का tan θ दे रखा हो, मान लीजिए x है, और आपसे पूछे sec θ - का tan θ क्या होगा, या आपको sec θ - का tan θ दे रखा हो x, और आपसे sec θ + का tan θ पूछे, तो आंसर क्या होगा। तो याद रखिए हमेशा इस चीज़ को कि जब भी sec θ + tan θ दे रखा हो और साइन चेंज करके उसी चीज़ को पूछ ले, तो ये 1/x होगा। sec θ - tan θ x दे रखा है और उसका साइन चेंज करके पूछ ले, तो ये भी 1/x होगा, रेसिप्रोकल कर। ठीक है, याद कर लीजिए ये चीज़। ये कैसे होता है, ये एक फार्मूला है, उसके थ्रू हो जाता है, मैं बताता हूँ आपको। 1 + tan² θ इज इक्वल टू sec² θ, उसको लगाकर हो जाता है। अब मैं देखूँ तो tan² θ को उधर ले जाऊँगा तो क्या होगा, sec² θ - का tan² θ किसके बराबर आया, 1 के बराबर। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, sec θ - का tan θ
और सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, इस चीज़ का यूज़ करके हम कर सकते हैं रेसिप्रोकल। अगर ये दे रखा है तो डिवाइड में चला जाएगा तो रेसिप्रोकल इसके लिए हो जाएगा, और ये दे रखा है डिवाइड में जाएगा तो रेसिप्रोकल इसके लिए हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इस तरह का सॉल्व। मैं आपको अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उसने आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू -1 दे रखा है, और आपसे सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछा है। आपको ये प्लस वाला दे रखा और माइनस वाला पूछा हुआ है, तो इस ये जो है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/-1, इसका आंसर कितना होगा -1, तो ये -1, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा है इफ tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस साइन 30 देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछिए। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होना तो इसको ऐसे करते हैं, हम लिखेंगे tan 3x इज इक्वल टू, इसमें देखिए सीधे वैल्यूज रखेंगे, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये 1/2 आएगा, प्लस ये 1/2, 1/1/2, आधा और आधा 1 हो गया, तो tan 3x की वैल्यू 1 हो गई। tan 45 डिग्री ये 1 के बराबर होता है ना, और यहाँ पर 1 दे रखा उसने सॉल्व करके tan 3x। अब आप कंपेयर करेंगे tan 3x और tan 45 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, तो कंपेयर करेंगे तो 45 3x के बराबर है, तो 3x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये इसका आंसर है, ये हम टिक कर देंगे 15 डिग्री। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए लैडर 18 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ए वॉल, द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द लैडर रीचेज द वॉल। तो आपको कह रहा है कि एक लैडर है, सीढ़ी है जो दीवार से 60 डिग्री का कोण बनाती है, उस बिंदु की ऊंचाई जहां सीढ़ी दीवार तक पहुंचती है बताना है। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये इस तरह से है कि एक सीढ़ी है, एक दीवार पर खड़ी हुई है, ये मैंने बनाई दीवार, और इधर ये सीढ़ी, तो ये एंगल कितने का बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए है, ये बी है, ये टी है, सी है, और उसने लेटर बता दिया है 18 मीटर लॉन्ग है, तो ये 18 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। उसने आपसे कहा है कि जो जिस पॉइंट पर उस सीढ़ी ने उसको टच किया है ज़मीन से, उसकी ये पूरी ऊंचाई आपको बतानी है। ये देखिए 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम देखें तो यहाँ पर अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब बच्चे इसमें गलती ये करेंगे कि जैसे हम सॉल्व करते हैं तो हमको इसमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइट क्या है। अगर नॉर्मली जिस तरह से बच्चे क्वेश्चन देकर सॉल्व करना करेंगे शुरू कर देंगे वो ये है परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, हाइपो बेस, साइन कॉस टेन। तो बच्चे इस तरह से करेंगे कि वो देखेंगे कि हाइट इसने वो दे रखा है, हाइपो दे रखी है और परपेंडिकुलर पूछा है मुझसे, तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देता हूँ। क्या लगाता हूँ मैं कि साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपो हो गई 18, तो साइन 60 कितना होगा √3/2 इज इक्वल टू BC अपॉन में 18 यहाँ इस तरफ चला जाएगा, तो 18 उस तरफ चला गया, तो हम देखेंगे कि √3 × 18 अपॉन का 2, इससे डिवाइड करेंगे 9, तो 9√3 इसका आंसर आ गया, जो कि 9√3 जो कि आंसर में भी नहीं दे रखा हुआ, या शायद यहाँ पर एक ही जगह, या यहाँ पर एक ही जगह शायद 9 होगा, तो 9√3 इस तरह से 9√3 बच्चे लगा कर आ जाएंगे आंसर। लेकिन ये गलत है, क्योंकि याद रखिएगा हमेशा जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया, तो ये हमेशा 90 होगा, 90 के सामने वाला हाइपो। अब परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा इसमें समझने की ज़रूरत है। एंगल के सामने गौर से सुनिए, एंगल जो दिया होता है उसके सामने जो होती है साइड उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। जैसे एंगल ये दिया हुआ है मान लीजिए 60 डिग्री, तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। लेकिन क्वेश्चन जो हमको दे रखा है उसमें ये एंगल तो ये दे रखा है, एंगल ये दे रखा है, तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। मतलब हमको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना होगा, ये वाला बेस अपॉन हाइपो वाला। तो बेस अपॉन हाइपो वाला जब हम लगाएंगे तब आंसर हमारा दूसरा आएगा। मैं करता हूँ बेस अपॉन हाइपो,
ठीक है, बेस अपॉन हाइपो कॉस के उसमें होगा, कॉस, तो कॉस 60 कॉस 60 इज इक्वल टू बेस, बेस क्या होगा मेरा ये BC अपॉन हाइपो क्या होगा 18, कॉस 60 होगा √3 अपॉन सॉरी कॉस 60 होगा 1/2 इज इक्वल टू BC की जगह BC लिखा मैंने 18, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 18/2 किसके बराबर होगा 9 के, तो 9 इसका 9 मीटर, ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखेंगे, एग्जामिनर क्वेश्चन इसी तरह से देता है तो आप गलती करें और आपके नंबर कट जाएं उसमें। कह रहा है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्शन इज 36 सेंटीमीटर देन इट्स डायमीटर, डायमीटर पूछ रखा है और उसने आपको ये दे रखा है, मैं बनाता हूँ, सेमी सर्कल दे रखा है ऐसा करके, ठीक है, सेमी सर्कल, और आपसे डायमीटर पूछा है, ये पूछ रखा है उसने आपसे, ठीक है, सेमी सर्कल दे रखा है, उसका पैरामीटर दे रखा है। अगर मैं सर्कल के पैरामीटर की बात करूँ, ये बनाया मैंने सर्कल, इसका पैरामीटर कितना होता है, मतलब सरकमफ्रेंस 2πr, क्योंकि सर्कल के टर्म्स में पैरीमीटर को ही सरकमफ्रेंस कह देते हैं। तो अब अगर मैं इसका आधा कर दूं तो पैरीमीटर का मतलब होता क्या है, पहले ये समझिए। पैरीमीटर का मतलब है कि मैंने यहाँ से शुरू किया चलना, बाउंड्री में चला, ये होता है पैरामीटर, बाउंड्री चलना। अब यहाँ पर तो यहाँ से मैंने शुरू किया, ये पूरा चलते चलते ये हो गया, तो 2πr हो गया, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री, 2π का मतलब 360 पूरा घूम गए, और r है तो r 2πr। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसका इस सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो होगा, पैरामीटर में लिखता हूँ πr, क्योंकि आधा है, पूरा होता 2πr, πr प्लस πr, तो ये हो गया ना इतना, मैं बनाता हूँ, दिखाता हूँ आपको, πr तो मेरा इतना होगा ना, ये सिर्फ इतना। अब ये जो है ये कितना है, डायमीटर मतलब 2r, तो ये और मुझे अलग से मेंशन उसमें करना होगा, तो मैं लिखूँगा 2r, और यही चीज़ मेरी कितनी दे रखी है 36। अब मैं देखूँगा इसमें मैंने r कॉमन ले लिया, तो पाई प्लस 2 किसके बराबर है 36 के बराबर, तो पाई प्लस 2 डिवाइड में चला जाएगा उस तरफ, तो r इज इक्वल टू 36 अपॉन पाई प्लस 2, पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 36, 7 ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, 22 प्लस का 7 टू द 14, कितना हुआ ये, इन दोनों को ऐड कर दूंगा 36 हुआ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इसका 7 आएगा, मतलब 7 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, जो कि इसमें आंसर में ये कितना हुआ 22, ठीक है, 14, 36, हाँ 7 सेंटीमीटर इसका आंसर, जी 7 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, जो कि इसमें नहीं है, मतलब मिसप्रिंट है थोड़ा सा, इसको 7 कर लीजिएगा, ये 7 कर लीजिएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका आंसर 7 सेंटीमीटर होगा। आगे आते हैं, कह रहा है इफ़ PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर हो सच दैट APB 50 डिग्री है, तो AOB पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन तो देख कर ही कर सकते हैं आप, बहुत आसान होते हैं। इसमें समझिए, पहले मैं समझाता हूँ, जैसे ये देखिए, तो ये है ना, मैं एक कॉन्सेप्ट पहले बताता हूँ आपको। कोई भी सर्कल होता है, उससे कोई लाइन अगर टच कर जाती है उसको टेंजेंट कहते हैं, और सेंटर से अगर मैं उस टेंजेंट को टच कर दूँ तो वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाता है। ये बात याद रखिएगा, ये थ्योरम होती है सर्कल के अंदर, लेकिन हमको उसका प्रूफ याद नहीं रखना, बस सीधे क्वेश्चन करके आगे बढ़ना है ताकि हमको मार्क्स मिल सकें। तो ये देखिए सेंटर से मैं यहाँ जाऊँगा तो कितना होगा ये 90, और इस तरफ देखूँगा मैं तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। तो और इस चीज़ पे गौर करें आप ज़रा, ये क्या है पूरा, ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, एक क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड्स का सम, सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो अगर आप चेक करें तो ये आपका ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 360 में से 90 180, 360 में से मैंने 180 माइनस किए, 180 बचा, 360 माइनस 180, 360 माइनस का 180, ये 180 बचा। अब 180 तो ये
ये दोनों माइनस हो गए, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल तो आपका 50 दे रखा है पहले से ही, तो 180 में से 50 और माइनस कर देंगे तो 130। तो ये वाला एंगल ये कितना होगा, ये होगा 130 डिग्री। लेकिन आपसे ये तो पूछा ही नहीं है, आपसे उसने कुछ और पूछा हुआ है। आपसे उसने पूछा क्या, उस पर देखते हैं। ये हुआ 130 डिग्री। अब मुझसे उसने पूछा है ओ ए बी, मतलब ये पूछ रखा है ये। अब आप एक बात गौर कीजिए इसमें कि ये रेडियस है, ये देखिए पहले वाला ट्रायंगल देखिए, ये देखा हमने। मैं आपको आराम से बता रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाओ, पेपर में अटैम्प्ट कर लें आप क्वेश्चन। ये मैं देखूँ एक ट्रायंगल बन रहा है और ये है मेरी रेडियस और ये भी मेरी एक रेडियस है ये, ठीक है, और ये बराबर है। तो कभी भी याद रखिएगा एक ट्रायंगल है उसमें दो साइड बराबर हैं, ये और ये, तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। मतलब इस साइड की वजह से ये और इस साइड की वजह से ये एंगल ये आपस में बराबर होंगे। तो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। और ये एंगल कितना है, ये एंगल 130 का है। तीनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तीनों एंगल को तो 180 होगा। इसका मतलब ये है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दोनों को जोड़ूंगा तो 50 डिग्री आएगा, क्योंकि तीनों को जोड़कर 180 आना चाहिए ना। 130 ये पहले से ही है, तो ये दोनों को जोड़कर 50 आएगा। दोनों बराबर हैं तो दोनों आपस में बढ़ जाएंगे आधे आधे में। 50 का अगर हम आधा करेंगे तो 25 आएगा, तो इसका आंसर 25 डिग्री। ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे आते हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस A, 0 0 और B। अगर मैं इसको बनाऊं, एक मैं नंबर लाइन खींचता हूँ, ये खींची मैंने। अगर मैं इसको बनाऊँ तो ये देखिए 0,4 यहाँ होगा, ठीक है, ये मतलब ये 4 हो गया, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर जाना है ना। 0,0 ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, और 3,0 मतलब एक पॉइंट ये हो गया, मतलब ये, क्योंकि यहाँ पर 3,0 का मतलब है वाई एक्सिस 0 है, वाई वाला कोऑर्डिनेट, तो ये बन गया, ये 3 है। तो मुझको दिख रहा है ना सीधे सीधे ट्रिपलेट बन रहा है 3 4 5 का, तो ये 5 होगा। अब इसका ये आपसे उसने क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछ रखा है, तो 5 और 4 9 और 3 12, तो इसका आंसर 12 मीटर होगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आज मिसप्रिंट बहुत है, 12 मीटर होगा, 12 मीटर इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एप्पल इन ए बॉक्स ऑफ 400 एप्पल्स इज 0.035, द टोटल नंबर ऑफ बैड एप्पल्स पूछे उसने। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालते हैं कि जो हमको चीज़ पूछी हुई है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी तो उसने दे रखी है पहले से ही, कितनी है 0.035, और आपसे उसने फेवरेबल आउटकम पूछ रखा है, तो फेवरेबल आउटकम और टोटल कितना है 400, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 400 इंटू 0.035। मैं पॉइंट वगैरह को इग्नोर कर देता हूँ। अगर 4 का मल्टीप्लाई 35 में करूँगा तो 140 आएगा, तो मुझे ऐसा कुछ लेना है जिसमें 140 हो, 140 जैसा कुछ हो, तो 140 जैसा ये 14 हो गया, और बाकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कर आंसर 14 ही आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 17.32 सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम। डायगोनल दे रखा है क्यूब का और वॉल्यूम आपसे पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा डायगोनल इज इक्वल्स टू √3a, मतलब क्यूब जो होता है उसका डायगोनल √3a का मतलब साइड, उस डायगोनल की साइड ये। तो मैं डायगोनल उसने दे रखा है आपको, देखिए 17.32 √3, देन इट्स वॉल्यूम पूछा है। √3 की वैल्यू कितनी होगी मेरी 1.732, और ए मुझसे साइड निकाल लूँगा, क्योंकि क्यूब निकालने के लिए मुझको वॉल्यूम अगर निकालना है क्यूब का तो साइड क्यूब कर दूंगा तो निकालना है मुझको। अब ये मल्टीप्लाई में उस तरफ डिवाइड में चला जाएगा, तो 17.32 अपॉन 1.732। बहुत से लोगों को ये डेसिमल में प्रॉब्लम होती है, तो कुछ नहीं करना, इधर से पॉइंट हटाया तो कितने डिजिट्स हैं 2, तो 2 0 लग गए, और यहाँ से पॉइंट हटाया तो कितने डिजिट हैं 1 2 3 0 लग गए, इससे कैंसिल हुआ 2 0। 1732 से 1732 कैंसिल पूरा, तो इसका आंसर ये 10 हुआ, मतलब आंसर 10 नहीं है, साइड आ गई 10। अब 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे की तरफ चलते हैं। उसने आपसे कहा है कि गिवन डेटा, क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सम ऑफ लोअर लिमिट पूछी मीडियन क्लास की, सम पूछा लोअर लिमिट मीडियन क्लास प्लस मॉडल क्लास। ओह अच्छा, तो इसको देखें किस तरह से करेंगे। याद रखिएगा पहली बात तो है कि लोअर लिमिट है उसका सम करना है हमको, दूसरी बात है कि मीडियन क्लास लेनी है हमको और मॉडल क्लास।
अगर सिर्फ मेरा मीडियन क्लास होता, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कर देते, तो हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की ज़रूरत नहीं थी। पर यहाँ पर हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी मॉडल क्लास की वजह से। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं पहले। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ब्लैक लेता हूँ, ओह शिट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF इज इक्वल टू 10, दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को अब कितना होगा 25, इन दोनों को ऐड कर दें, अब इन दोनों को नहीं, इनको और इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 37, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 57, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे 66। तो ये मेरा आ गया। अच्छा, अब मैं सबसे पहले निकालता हूँ इसमें मीडियन क्लास निकालने के लिए मुझको चाहिए होगी फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट ये है ना मेरा, तो फ्रीक्वेंसी के लिए ये होगी मेरी मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट अगर मैं लूँ, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट अगर मैं लूँगा तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट ये होगी 15, तो एक वैल्यू तो मेरी आ गई 15। अच्छा, अब मुझको चाहिए मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये आ गया मेरा। अब मुझे करना ये है कि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 33 आ गया। ये मेरा आंसर जो आया 33। मुझे बस ये चेक करना है कि इसके सबसे पास और बड़ा कौन सा है इससे, तो मैं देखूंगा इसके सबसे पास है 37, ये बड़ा है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो वो होगी क्लास उसको कहते हैं मॉडल क्लास। तो इसका जो हम लोअर लिमिट लेंगे वो होगी 10, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 10, तो इसका आंसर 25 होगा। इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस ये सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और पेपर में हमको इसी तरह से सॉल्व करना है ताकि हमको सिलेक्शन मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मिलते रहिए ऐसी वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय, थैंक यू।